नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं टीजीटी का जो पेपर हुआ एमपी में, उसकी चर्चा करने वाले हैं। चूंकि जो मित्र हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, ये टीजीटी का पेपर है वहाँ का, जो यूपी में टीजीटी होता है सेम वहाँ एमपी में जो है, ये एमपी का पेपर है मध्य प्रदेश का। हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 में हुआ था और डेट है 8/4/2023 की। इस डेट में हुआ था और HST-07 के नाम से पेपर था। और ये जिस सेंटर में था जहां से हमने पेपर लिया वो इस सेंटर का पेपर था। और तो हम आज बात करने वाले हैं वहाँ के पेपर की। जो मित्र तैयारी करने की सोच रहे हैं एमपी की, उनके लिए ये पूरा एक पैटर्न मिलेगा, कैसा पेपर होता है, क्या होता है, किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। जो मित्र एमपी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि पेपर 2023 में जो बना वो किस लेवल का आया, कैसा आया। दूसरे जो यूपी टीजीटी पीजीटी के मित्र हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो यूपी टीजीटी के यहाँ पूछे गए हैं, और बहुत सारे नए क्वेश्चन है जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी में पूछे जाएंगे। और आप अगर झारखंड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रदेश के टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने हैं तो बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। तो इस बायोलॉजी के पेपर को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट पर जाकर अकाउंट बना सकते हैं। वहां आपको बिल्कुल मिनिमम मेंबरशिप पर अभी नई एक बैच शुरू है 499 का, जिसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते हैं। वो कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से देख सकते हैं। जैसे सबमिट करते हैं वैसे आपका वो रिजल्ट बताता है। और उसके अलावा उन टेस्ट पेपर के पीडीएफ भी अवेलेबल है, जो आप बाद में चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया था ऑनलाइन देने में। वो सब आपको 499 में अवेलेबल है। आज ही ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट पर जुड़ें। और यदि आप टीजीटी पीजीटी में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ ऑफर चल रहा है, 799 का बैच है। और यदि टीजीटी और पीजीटी और प्लस ईएलटी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपके लिए 1199 का। और जीआईसी, एकलव्य, बीपीएससी आज की तैयारी कर रहे हैं तो 1099 का। आज ही जुड़े। किसी अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो सारी डिटेल आपको दी है। अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर भी दिया, आप बात कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, शुरू कर रहे हैं वीडियो। इज ए प्लांट विथ सिंगल लीफ, वो इनमें से पौधा कौन सा है जिसमें प्रायः सिंगल लीफ पाई जाती है या केवल एक पत्ती पाई जाती है? इनमें से वो पौधा कौन सा है? क्विस्क्वेलिस दिया है, वेल्वेशिया दिया है, मोनोफिल्ला दिया है और इकॉर्निया दिया है। तो इसमें जो मोनोफिल्ला, देखिए मोनो मीन्स होता है सिंगल, क्या होता है? सिंगल। और जहां फिल्ला शब्द लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोफिलिया बोलते हैं। और ये मोनोफिलिया लिखा है, मोनोफिलिया शब्द जहां लगा हो समझ लीजिएगा वो लीफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लीफ की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोनोफिलिया। जो मोनोफिलिया है यह क्या है? यह एक प्रकार का ऐसा पौधा है जिसमें से केवल सिंगल पत्ती पाई जाती है या केवल एक पत्ती देखने को मिलती है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? सी नंबर सही होगा, मोनोफिलिया। क्या सही होगा? मोनोफिलिया ये दिया है। एक पत्ती वाला पौधा कौन है? मोनोफिलिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इज द टर्म यूज दोज एनिमल्स दैट ईट दियर ओन फेकल मैटर, शब्द उन जानवरों के लिए उपयोग किया था जो अपना स्वयं का मल खा जाते हैं। उन जानवरों के लिए जो अपना मल स्वयं खा जाते हैं, उन जानवरों के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो कॉप्रोफैगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉप्रोफैगी के नाम से जानते हैं। ऐसे जानवरों को हम प्राय कॉप्रोफैगी कहते हैं। और इसमें खरगोश आता है। क्या आता है? खरगोश। कभी कभी एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जाए? कॉप्रोफैगी कौन है? तो आप खरगोश का लगाएंगे। एक्चुअली में ये जो घास वगैरह खाता है या पौधों से जो मटेरियल लेता है तो ये पचा नहीं पाता, उसमें सेल्यूलोज रहता है, तो उसको ये रिफीड कर लेता है, पुनः खा लेता है। तो वो प्राय कॉप्रोफैगी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 में चलते हैं। ए स्पीसीज वाज डिफाइंड एज पॉपुलेशन ऑफ interbreeding individuals and reproductivity isolated from the other population by, एक प्रजाति को अंतः प्रजनन करने वाली समष्टि और अन्य समष्टि से जननात्मक पृथक के रूप में परिभाषित किसके द्वारा किया गया था? यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? तो यह डेफिनेशन मायर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? मायर के द्वारा।
तो हम ऑप्शन क्या सही करेंगे, तो ऑप्शन हम ए सही करेंगे, मायर। किसके द्वारा दिया गया था, मायर। मायर, या हिंदी में मेयर पढ़ते हैं और अंग्रेजी में मायर पढ़ते हैं। लैमार्क क्या है, लैमार्क तो आप जानते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागत दी थी इन्होंने। और चार्ल्स डार्विन ने क्या दी थी, चार्ल्स डार्विन ने आपको स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट बताया था। किसने बताया था, डार्विन ने। और लिनियस ने क्या दिया था, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के भी नाम से, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इन हिल्सा माइग्रेशन इज टाइप ऑफ, हिल्सा का माइग्रेशन कैसा होता है, ये यूपी के पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। तो जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो दो शब्द आते हैं, एक जनरली जो शब्द आते हैं, एक आता है कैटा ड्रोमस, कैटा ड्रोमस, और एक आता है एनाड्रोमस, एनाड्रोमस। दो शब्द आते हैं। कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस में अंतर क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो कैटाड्रोमस होते हैं वो क्या होते हैं, तो कैटाड्रोमस का मतलब होता है फ्रेश वाटर, ऐसी मछलियां जो फ्रेश वाटर से, ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर से माइग्रेट करती हैं, कहां, मैरीन वाटर में, मैरीन वाटर में, अर्थात तो शुद्ध जल से, शुद्ध जल से समुद्री जल में अपने बच्चे जन्मने के लिए या जनन काल में वो फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में जो माइग्रेट करती हैं, ऐसी मछलियों को कैटाड्रोमस के नाम से जाने हैं। एनाड्रोमस क्या होती है, एनाड्रोमस में क्या होता है, इसमें मैरीन वाटर से यानी समुद्री जल से ये मूव करती हैं फ्रेश वाटर में, किसमें करती हैं, फ्रेश वाटर में, शुद्ध जल में जाती हैं। तो कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल क्या है, तो ईल, ध्यान रखिएगा, कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल क्या है, ईल है, या एंगुला, क्या है, एंगुला या ईल। और मैरीन वाटर से जो फ्रेश वाटर यानी एनाड्रोमस का एग्जांपल क्या है, तो इसमें साल्मोन, सॉरी हमारे पीछे आ रहा है, यहां लिख दे, क्या है, साल्मोन एंड हिल्सा। तो उसने यही पूछा, हिल्सा माइग्रेट टू, माइग्रेट इज टाइप ऑफ, तो वो क्या है, एनाड्रोमस। हिल्सा और साल्मोन दो हैं, ये यूपी पीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन बन चुका है, वहीं से लिया गया है। When CO2 added the PEP फास्फोइनॉल पाइरुवेट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिंथेसाइजेज, कहता है CO2 जब पेप फास्फोइनॉल पाइरुवेट से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 पेप से जुड़ जाता है तो पहला स्थिर कंपाउंड कौन सा होता है, तो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड होता है। क्या होता है, ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। तो देख लेते हैं कहीं ऑप्शन दिया है, तो ऑक्सैलो एसीटेट दिया हुआ, ये OAA ऑक्सैलो एस्टिक एसिड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी। कौन सा सही है, डी। पहला स्टेबल कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस में होता है, जो C4 कार्बन वाला होता है, वो ऑक्सैलो एस्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर चलते हैं, क्या कह रहा है, वेयर इज द फीमेल जिनाइटल पोर प्रेजेंट इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में किसमें प्राय जिनाइटल पोर पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जैसे 18वां खंड है, 18वें खंड में क्या पाया जाता है, तो जिनाइटल पैप्लिया पाया जाता है, या जिनाइटल पैप्ली पाया जाता है, किसमें, 18वें खंड में। एक्चुअली में ये पाया कहां जाता है, ये पाया जाता है 17वें से 19वें में, अर्थात इसको 18वां खंड में बोल सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आता है 13वें खंड में क्या पाई जाती है, तो 13वें खंड में ओवरी पाई जाती है, ध्यान रखना, 13वें खंड में ओवरी पाई जाती है। और 14वें खंड में क्या पाया जाता है, तो 14वें खंड में ओविडक्ट पाई जाती है, क्या पाई जाती है, ओविडक्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 9वें खंड में क्या पाया जाता है, 9वें खंड में स्पर्मेटिका पाई जाती है, स्पर्मेटिकी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां उसने था जिनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन, तो ये चूंकि किस खंड से संबंधित है, छठा, तो ये खंड किससे संबंधित है, सी, 14वें खंड से। 14वें में क्या पाई जाती है, ओविडक्ट, वहीं पोर पाया जाता है, छिद्र। तो ऑप्शन हम सी लगाएंगे, 14वां खंड। फीमेल जो जेनाइटल पोर होता है वो 14वें खंड में पाया जाता है, जिसमें ओविडक्ट पाई जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा। ये हम जब आपको अर्थवर्म पढ़ाएं, अर्थवर्म,
आप किसी भी बैच में आज ही हमारे साथ जुड़िए, मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन आपका श्योर होगा। वीडियो नोट्स बनाकर ही पढ़ाए जाते हैं, आपको फालतू का मैटर नहीं पढ़ाया जाता है, कई स्टेप से फिल्टर करके ही मैटर पढ़ाया जाता है। आपको पूरी किताब ना पढ़ाई जाए ना छपवाई जाए। आज ही जुड़े हमारे, इसके साथ आपको पूरी लाइब्रेरी मिलेगी, लगभग 1500 पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा रात को डिस्कशन होता है, प्रैक्टिस सेट सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Among the following, increase in body mass can be taken as criterion for growth। निम्नलिखित में शरीर द्रव्यमान में वृद्धि के लिए मानदंड के रूप में लिया जा सकता है, तो दोनों है, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना इज द सिंगल मेजर जीन इन्फ्लुएंसिंग मोर देन वन, थोड़ा सा डिलीट कर लें इसको। क्या कह रहे हैं? द फिनोमिना ऑफ ए सिंगल मेजर जीन इन्फ्लुएंसिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज। एक प्रमुख जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करने की घटना को किस रूप में जानते हैं? कहता है एक जीन है और वो कई कैरेक्टर्स को, मान लो 1, 2, 3 और 4, एक जीन 4 लक्षणों को नियंत्रित करती है, ऐसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। ये पीजीटी 2023 में यूपी में भी क्वेश्चन ये बन चुका है, ध्यान रखिए। ये 2000 टीजीटी पीजीटी बना हो या फिर टीजीटी, दोनों एग्जामों में से जो हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। The phenomena of the single major gene influencing more than one character is known as, ऐसी जीन जो एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करती है और उसको हम प्लियोट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। फिर है यूनोकोइडिज्म इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ। जो यूनोकोइडिज्म होता है वो किसकी कमी से होता है? तो यूनोकोइडिज्म में क्या होता है? इन्वॉल्व्स द स्पर्मिया। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? स्पर्म की कमी हो जाती है, स्पर्म की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? स्पर्मिया हो जाता है। स्पर्मिया रोग क्या होता है? स्पर्म की कमी हो जाना, नर में स्पर्म की कमी हो जाना। किसकी कमी से होता है? तो मेल हार्मोन्स कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो इस टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से प्राय यूनोकोइडिज्म हो जाता है, जिसमें स्पर्म की कमी हो जाती है, जो नंबर ऑफ स्पर्म है कम हो जाते हैं और जिससे फर्टिलाइजेशन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। Which segment of the earthworm contain intestinal cecum? केचुए के किस भाग में आंत्र अंधनाल होता है? तो इंटेस्टाइनल सीकम किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इंटेस्टाइनल जो सीकम होता है वो कहता है इंटेस्टाइनल सीकम कम आउट द 26 सेगमेंट। एक्चुअली में इस तरह से खंड होते हैं, तो ये ऐसे निकलता है ऊपर की ओर, ये इंटेस्टाइनल सीकम ये ऊपर की ओर निकलता है। ध्यान रखिएगा, कहां से निकलता है? ऊपर से, यानी 26वें खंड से निकलता है और कहां तक उल्टा जाता है? 23वें खंड तक। 26 से निकलता है और 23वें तक जाता है। तो कहां से निकल रहा है? इंटेस्टाइनल सीकम कंटेंट कहां से होता है? 26वें खंड से। तो ऑप्शन हम डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनलाइजेशन अकर इन स्टेज। टर्मिनलाइजेशन किस स्टेज में पाई जाती है? जब जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह लिपटे होते हैं, तो इनमें क्या होता है? ऐंठन छूटती है और लास्ट में बिल्कुल छूट जाती है। तो वो टर्मिनलाइजेशन किस स्टेज में आकर रहती है? जाइगोटीन, लिप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। एक्चुअली में आपने जब मियोसिस पढ़ा होगा, अर्धसूत्री विभाजन, तो अब क्या होता है? कौन कौन सी मियोसिस में कौन कौन सी, तो प्रोफेज फर्स्ट जब पढ़ते हैं आप, प्रोफेज फर्स्ट, तो उसमें कौन कौन सी अवस्था होती है? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, 5 अवस्थाएं होती हैं। उनमें से जो लिप्टोटीन और जाइगोटीन और डिप्लोटीन जो अवस्था होती है, इनमें टर्मिनलाइजेशन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो जो डिप्लोटीन है
उसमें टर्मिनलाइजेशन पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की कीमत पर जल ग्रहण करने की परिघटना, अर्थात ऊर्जा जो प्लांट्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो प्लांट है वो एनर्जी खर्च करते हैं पानी को शोषित करने के लिए, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी खर्च हो रही है। मान लेते हैं आप कोई चीज पकड़ रहे हैं ऊर्जा खर्च करके, तो वो एक्टिव बोलेगी। और कोई चीज आप मुंह ऐसे आप आए हुए, कोई चीज आके आराम से आपके मुंह में चली जाए, तो वो पैसिव होगा, मतलब उसमें आपने ऊर्जा खर्च नहीं की। तो ये क्या है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जब आप ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में एक्टिव एब्जॉर्प्शन दिया है और पैसिव एब्जॉर्प्शन दिया है। आप पढ़ेंगे, वो डीपीडी पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के द्वारा जो होता है, डीपीडी कम हो जाती है या ज्यादा, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो वो वहां मिलेगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सारी क्लासेस क्रम से आपको उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन सिंथेसिस इज impaired in deficiency of which vitamin, किस विटामिन की कमी से इंसुलिन संश्लेषण क्षीण हो जाता है? किस विटामिन की कमी से जो इंसुलिन का संश्लेषण है वो क्षीण हो जाता है? तो एक ऐसी भी विटामिन है जो टॉयलेट के साथ भी निकलती है, आपके मूत्र के साथ भी निकलती है, वो कौन सी है? विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से जो इंसुलिन का संश्लेषण है वो कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से इंसुलिन का संश्लेषण कम हो जाता है। तो ऑप्शन हम डी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट विथ रेड्यूस्ड स्टेम विदाउट स्टेम नोन एज, कम तने वाला या बिना तने वाले पौधे को हम किस रूप में जानते हैं या किसके नाम से जानते हैं? सकर के नाम से। सकर क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिनकी जड़ें जो निकलते हैं तो वो तो नीचे से निकलते हैं, यहाँ जड़ें निकलती हैं ये तना, और ये फिर ऊपर इनमें इस तरह से पौधे होते हैं, इनको सकर के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के प्लांट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एकोलेसेंट के नाम से जानते हैं, एकोलेसेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेटेंट इज ग्रांट फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ द टाइम जनरली ऑफ, कहते हैं जो पेटेंट, मान लेते हैं आपने कोई खोज की, आपने कुछ साइंटिफिक जानकारी जुटाई जिसका आप पेटेंट लेते हैं। मान लेते हैं कोई आपने मशीन बना लिया, तो आप पेटेंट लेते हैं कि आपकी जो तरकीब है वो कोई दूसरा चुराकर मार्केट में न भेज सके, या आपकी जो चीज है वो कोई आपके ज्ञान को यूज करके वो मार्केट में उसको अपने नाम से न डाल सके, तो पेटेंट कराते हैं गवर्नमेंट से। तो पेटेंट कितने साल के लिए होता है? तो पेटेंट प्राय 20 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 20 साल के लिए होता है। फिर 20 साल बाद आप पुनः फीस जमा करते हैं और रिन्यू करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री इज जनरली एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स, रेडियल समरूपता आमतौर पर जानवरों द्वारा प्रदर्शित होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जब किसी भी एंगल से हम दो बराबर भाग में जिस जीव को बांट सकते हैं वो रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री किस स्टार फिश में देखने को मिलती है? किसमें? स्टार फिश में देखने को मिलती है। और स्टार फिश में देखने को मिलती है तो स्टार फिश जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनो डरमेटा है, वो कंप्लीटली मैरीन है, समुद्री है। तो कहता है विच हैव सिलियरी फीडिंग, गलत। विच आर अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, गलत। विच आर एक्वाटिक, बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है। क्या सही है? सी नंबर। तो 16 में हम क्या सही करेंगे? 16 में सी को हम सही करेंगे। स्टारफिश देखने को मिलता है काइनोडर्मेटा में, और विच आर एक्वाटिक, तो ये तो बिल्कुल जो जलीय होते हैं, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, causes premature chain termination by acting as the analog of amino acyl tRNA, अमीनो एसिड tRNA के एक एनालॉग के रूप में कार्य करके समय पूर्व श्रृंखला समाप्ति का कारण बनता है। इनमें से एंटीबायोटिक दिया है, क्या दिया है? बायोटिक्स दिया हुआ है। ये क्या है? एंटीबायोटिक। इनमें से वो कौन एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन लगा दिया जाए जो क्या करे कि प्रीमैच्योर टर्मिनलाइजेशन करे, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो पहले ही टर्मिनलाइजेशन हो जाए, समय पूर्व श्रृंखला समाप्त हो जाए। तो किसके द्वारा होता है? तो प्यूरोमाइसिन के द्वारा होता है। किस एंटीबायोटिक के द्वारा? प्यूरोमाइसिन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड। द टर्मिनल पार्ट, जब क्रोमोसोम का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है और इस तरह से ये होता है ना, इस तरीके से, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। तो कहता है टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कहता है द्वितीय संकुचन से परे गुणसूत्र। देखिए पहले क्या होता है, ये मान लेते हैं एक ये गुणसूत्र है ये, ठीक है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये सेकेंडरी, और इसका टर्मिनलाइजेशन वाला पार्ट ये है। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। फिर कहता है विटामिन सी इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय। इनमें से वो कौन सा बैक्टीरिया है जिससे विटामिन सी प्राय प्रोड्यूस्ड होती है या विटामिन सी की उत्पत्ति होती है, या वो बैक्टीरिया कौन सा है जिसका विटामिन सी के उत्पादन में हम प्रयोग करते हैं? तो वो प्राय एस्टोबैक्टर सब ऑक्सीडेनस जो नाम का बैक्टीरिया है, इससे प्राय हम विटामिन सी की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग डे प्लांट। इनमें से लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है? तो इनमें से लॉन्ग डे प्लांट जो है वो व्हीट है या गेहूं। लॉन्ग डे, देखिए पौधे कितने भागों में बटे हैं? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट, जिनको लंबे और कम समय से कोई मतलब नहीं होता है, लंबा हो या दिन हो सब में एडजस्ट कर लेते हैं। मगर लॉन्ग डे प्लांट में कौन सा आता है? वो व्हीट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकन डिजीज इज राइज कॉज्ड बाय। बेकन डिजीज जो होती है वो प्राय फ्यूजेरियम की एक जाति है उसके द्वारा होता है, और जिब्रेलिक जिब्रेला उसका दूसरा नाम है, जिब्रेलिक जिब्रेला उसके द्वारा होती है। तो वो कहता है राइज कास्ड बाय कि कौन सी एसिड बनती है? तो जिब्रेलिक एसिड बनती है, जिसको हम जिब्रेलिक हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, जिससे क्या होते हैं पौधे लंबाई में बहुत बढ़ जाते हैं। तो बेकन डिजीज किससे होती है? तो जिब्रेलिक एसिड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। निम्नलिखित में कौन आईसीबीएन नियम के विरुद्ध? आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। भाई जो बॉटनी वनस्पत विज्ञान का नामकरण किया गया, उस नामकरण में कुछ नियम दिए गए कि आप इस नियम के आधार पर किसी भी पौधे का नामकरण कर सकते हैं, वैज्ञानिक नामकरण। तो इनमें से वो कौन से नियम दिए हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, गलत है? साइंटिफिक नेम आर इन लेट इन शुड बी टाइटलाइज्ड। वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में, इन्हें अंग्रेजी में अक्षरांकित किया जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप लैटिन में लिखा जाता है। दूसरा जेनरिक एंड स्पेसिफिक नाम शुड बी राइट रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। नहीं, जेनरिक जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और जो स्पेसिफिक नाम होता है वो स्मॉल लेटर छोटे नाम से होता है। जब उसने कहा दोनों स्मॉल है, जो कि गलत है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। इज कंसीडर्ड ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा और मोलस्का। एनिलिडा और मोलस्का बीच में संयोजक कड़ी कौन है? इनमें से एनिलिडा और मोलस्का के बीच में प्राय कनेक्टिव लिंक कौन सा है? तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच में अगर हम कनेक्टिव लिंक की बात करेंगे तो नियोप्लाइना है, जो मोलस्का और किसके बीच में? एनिलिडा के बीच में कनेक्टिव लिंक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइसोजाइम्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। आइसोजाइम को वर्णित किया जा सकता है, आइसोजाइम के लक्षण कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, आइसोजाइम के लक्षण कौन से हैं ये हमें बताना है। तो हम 24 में क्या सही करेंगे? तो 24 में सही करेंगे किसको? मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गिवन एंजाइम दैट कैटालाइज सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। दिए गए एंजाइम कई रूप में जो एक ही प्रकार की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, इस प्रकार के एंजाइम को हम आइसोजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है vigor sacking of seed to break seed coat to remove plugs the inhibit water absorption is termed as। बीजों के आवरण को तोड़ने के लिए पानी के अवशोषित
को बाधित करने वाले प्लग को हटाने के लिए बीज को जोर से हिलाने को कहा जाता है। उस क्रिया को इम्पैक्शन के नाम से जानते हैं। जो सुप्तावस्था नष्ट की जाती है उसे इम्पैक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर। जैसे मदर का यूट्रस है और उसमें से जो ब्लास्टोसिस्ट आकर चिपकता है, तो मतलब जो भ्रूण आकर चिपकता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। अध्यारोपण या इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। जो भ्रूण आता है, और भ्रूण आता कहाँ से? तो फैलोपियन ट्यूब से होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फिर भ्रूण मूवमेंट कर करके यूट्रस में आता है और यूट्रस में वो चिपक जाता है, उसे इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज। फोटो रेस्पिरेशन का प्राय प्रोडक्ट क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन में 3 अंग भाग लेते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पेरोक्सीसोम भाग लेता है, और कौन भाग लेता है? क्लोरोप्लास्ट, और कौन भाग लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। तो उसमें क्या होता है? बोथ फास्फोग्लिसरेट एंड बोथ फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरेट दोनों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड लोकेटेड इन प्रीप्यूज ऑफ ह्यूमन पेनिस। मनुष्य के लिंग में प्रीप्यूज में स्थित संशोधित वसामय ग्रंथियां होती हैं जो फैट सिक्रीट करती हैं लिंग पर। तो उन ग्रंथि को बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ टायसन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्लैंड ऑफ टायसन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैपासिएशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन चेंज। स्पर्म में कैपासिटेशन परिवर्तन में शामिल है। तो देखिएगा, जो कैपासिएशन का मतलब है स्पर्म के ऊपर जो कैप बनी होती है वो एक्रोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्रोसोम। और इसकी मेम्ब्रेन को एक्रोसोम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। 29 का क्या सही होगा? एक्रोसोम। तो ऑप्शन लगाएंगे ए, एक्रोसोम। और आज का लास्ट क्वेश्चन, is an inflorescence in which a number of cymose cluster are born accurately on an ultimated axis of the manner of racemose। एक पुष्पक्रम जो कई साइमोस क्लस्टर और रेसमोस के रूप में एक असीमित अक्ष पर एक्रोपेटली रूप से पैदा होता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? उसे हम टायरसस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टायरसस या थायरसस के नाम से जानते हैं। किसके? थायरसस या थायरस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके नाम जानते हैं? थायरस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।